ने फोटोसिंथेसिस के एक पार्ट को कवर कर लिया था, दैट इज लाइट रिएक्शन। देखा था कि लाइट रिएक्शंस क्या है, कहाँ पे चलता है और क्या उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन सा रिएक्शंस हो रहा है, किस तरीके से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसेंस की जो प्रोसेस है वो सब कुछ कवर हो गया था, राइट। आज के इस क्लास में हम लोग C3 C4 एंड C2 साइकिल को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के ही पार्ट में आते हैं। C3 मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जाने वाला साइकिल है, इसके बाद C4 एंड C2। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि C2 साइकिल को या C3 साइकिल को आप बाकी किस सब नेम से जानते हैं। सो वन बाय वन पहले इनिशियली लोग देखेंगे C3 साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से साइकिल चलता है, क्या इसका मेन पर्पज होता है और इस साइकिल के चलने से क्या चीज़ें सेल्स में फॉर्म होती हैं, सेल्स का कौन सा वो ऑर्गेनल्स है, उस ऑर्गेनल्स में कौन सा वो साइट है जहाँ पर आपको ये सब कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यही पूछ देता है कि इनका एक्चुअल साइट क्या है, कहाँ पे ये चलते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी को आपने देख रखा है। सिमिलरली जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही एक ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है और इसे भी आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके पास भी अपना खुद का क्या है, दैट इज राइबोसोम है और इनका खुद का क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डीएनए होता है। सो यहाँ पे जो चीज़ आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाली है उनको आपको समझना होगा। ये वाला पूरा जो फ्लूइड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि आप स्ट्रोमा बोलते हैं, जिस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया में उसको मैट्रिक्स बोला था, वैसे ही इनर मेम्ब्रेन के बाउंड में जो भी आपका फ्लूइड मटेरियल है, दैट इज लिक्विड मटेरियल है, उस पूरे स्पेस को आप बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रोमा। हमारा जो डार्क रिएक्शन होगा, वो डार्क रिएक्शन का जो साइट है वो बेसिकली यही है, यहीं पे ये रिएक्शन चलता है। मतलब कैल्विन साइकिल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या साइट होगा, तो आप बता सकते हो दैट इज द स्ट्रोमा। बाकी ये जो आपको ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको आप थैलाकॉइड बोलते हो, और उनकी पूरा मतलब जो स्टैकिंग हो रखी है, बाकी इस थैलेकॉइड में या ग्रेना में क्लोरोफिल होता है जो कि पिगमेंट कंटेनिंग है, और लाइट जो रिएक्शंस होगा आपका कहाँ पे चलेगा, दैट इज यहाँ पे। सो ये दोनों पार्ट को आपको समझना जरूरी हो जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चलेंगे। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन हम लोगों ने कवर किया है, दैट इज लाइट रिएक्शन वाला। लाइट रिएक्शंस का पार्ट कहाँ पे चलेगा, थैलाकॉइड में या ग्रेना में, दोनों की ही पार्ट चीज़ें होती हैं। स्टैकिंग हो जाएगी, उसे थैलाकॉइड बोलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि एक इस तरीके से जो थैलाकॉइड होते हैं, इनकी स्टैकिंग होती है। इस एक एक वाले पूरे बंडल से दूसरे वाले बंडल को जोड़ने वाले को स्टोमन लेबलाई नाम से ही जाना जाता है। और इसके अंदर में भी ये जो आपको थैलाकॉइड दिखाई दे रहा है, उसके अंदर में भी फूड मैट्रिक्स होते हैं। वहाँ पे भी वहीं पे पूरा का पूरा आपका जो लाइट रिएक्शंस होता है, दैट मीन्स एटीपी का सिंथेसिस होना, एनएडीएच का सिंथेसिस होना, ये सब कुछ आपका क्या है, वहीं पे चलता है। सो C3 साइकिल के लिए आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला जो प्लेस है या स्पेस है, वहाँ पे C3 साइकिल चलता है। C3 साइकिल को आप डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली PCR, दैट इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन आपको हो जाता है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी कॉमन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, तो ऐसे ही आपको देख करके कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये लोग कि C3 साइकिल को और किस नाम से जानते हैं। तो गलती से भी आपका PCR पे ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि PCR का मतलब तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, और आप उस पर टिक नहीं लगाते हैं, और आपका वहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आप इसको याद रखिए, इनके सब नेम से भी सवाल ये पूछे जाते हैं। डार्क रिएक्शन को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होती है। सवाल भी पूछे जाते हैं कि क्या डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में चलेगा या नहीं चलेगा, या सिर्फ ओनली नाइट में चलेगा, लाइट के एब्सेंस में चलेगा। तो उन कन्फ्यूजन को भी आप यहाँ पे दूर कर लीजिए। डार्क रिएक्शंस का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में चलेगा, मतलब सिर्फ नाइट में चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इस रिएक्शन में लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप यूज करते हो कार्बन को फिक्स करने के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। सो दैट इज वाई आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट को मोर प्रिसाइजली डार्क रिएक्शन बोल दिया जाता है। तो डार्क रिएक्शन का कहीं से भी मतलब ये नहीं होता है ये लाइट के एब्सेंस में होगा और नाइट के टाइम पे होगा, ऐसा ऐसा कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट इस डार्क रिएक्शन का नहीं आता है। तो ये चीज़ थोड़ा अपने माइंड में आप रख लीजिए। इवन आपको जान करके सरप्राइजिंग होगा कि डार्क रिएक्शन में मींस कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम लाइट के प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं। मतलब आप टेक्निकली बोल सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो होगा वो लाइट के प्रेजेंस में ही चलता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डार्क रिएक्शंस का मतलब हो गया दैट इज नाइट में चलना या डार्क में चलना। सिर्फ और सिर्फ इसको चलने के लिए डायरेक्ट लाइट का जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट
ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे है एटीपी को बनाने के लिए, जो कि लाइट रिएक्शंस में ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका होता है। तो जो भी प्रोडक्ट लाइट रिएक्शंस में बने हुए थे, दैट इज एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, आपने वहाँ पे देखा एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ। यही एटीपी और एनएडीएच की एनर्जी को यूटिलाइज करके एटमॉस्फेयर से CO2 मॉलिक्यूल्स को लेकर क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाता है और फाइनली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बना दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, आपसे पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, और वहाँ पर आपको ऑप्शंस में ग्लूकोज भी दिया रहता है। और हम सभी लोग नॉर्मली पढ़ करके यही आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 और H2O के फिक्सेशन होने से बेसिकली क्या बनता है, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केल्विन साइकिल का डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आता है कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का वो क्या होता है, तो वहां पर आपको ग्लूकोज का ऑप्शन नहीं लगाना है, क्योंकि ग्लूकोज ऑप्शंस में गलत हो जाएगा। ग्लूकोज डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है। केल्विन साइकिल से 3 कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं और उन 3 कार्बन के कंपाउंड्स का फर्दर एसोसिएशन होकर के तब क्या बनता है आपका, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होती है। तो ग्लूकोज इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ केल्विन साइकिल, और डार्क रिएक्शन से कहीं से भी मतलब नहीं है कि ये लाइट के अब्सेंस में ही चलेगा या फिर नाइट के टाइम पे चलेगा, ऐसा इसका कुछ भी मतलब नहीं है। पीसीआर दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या होगा, दैट इज द रिडक्शन किया जाएगा, मीन्स फिक्सेशन किया जाता है। केल्विन साइकिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्लांट की बॉडी में मतलब चलने वाला ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेकर के, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक कार्बन का क्या होता है, सोर्स होता है। सो कार्बन को फिक्स किया जाता है उनके दूसरे स्टेबल कंपाउंड में, जिसको कि आप बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनता है, ये भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सो एटीपी और एनएडीएच का सोर्स क्या है आपका, लाइट रिएक्शन। तो इस लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट को यूज करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था टीसी साइकिल में, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। सो कुछ कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड के साथ में मिला करके बेसिकली क्या बनता है आपका, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है। सो इसी साइक्लिक प्रोसेस से फाइनली होते होते आपको एक 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उसी 3 कार्बन के कंपाउंड के फिक्सेशन के लिए ये केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस क्या होती है, ऑपरेट होती है प्लांट के सेल्स में, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो रही है, होती है। सो देखते हैं यहाँ पे केल्विन साइकिल क्या है, किस तरीके से चलता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कहाँ पे प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो रही है। सो केल्विन साइकिल को बाकी सब नेम से क्या जानते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया गया। टेक्स प्लेस इन स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, साइटोसॉल इन द केस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा तो वहाँ पे साइटोसॉल में चलेगा, और अगर यूकैरियोटिक की बात किया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट की क्या होगा, स्ट्रोमा में चलेगा। स्ट्रोमा क्या है ये आपको पहले ही स्लाइड में दिखा दिया गया। द केल्विन साइकिल यूजेस लाइट रिएक्शंस कंपाउंड लाइक एज एटीपी एंड एनएडीएच टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब ये है कि पहला वाला जो कंपाउंड बनता है, इसको कि आप 3PGA के नाम से भी जानते हैं। ये 3PGA आपका क्या है, इट इज 3 फॉस्फोग्लिसराइड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें कन्वर्जन हो रहा होता है। बाकी अब इस ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाता है, इसी स्टेबल कंपाउंड को लेकर के कन्वर्जन होगा और पूरा साइकिल क्या होगी, ऑपरेट होगी। तो केल्विन साइकिल का मेन पर्पस क्या हुआ, एटीपी और एनएडीएच को यूटिलाइज करना, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑर्गेनिक में। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन, तो क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का फॉर्म जो इनऑर्गेनिक है, उस इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और ये ऑर्गेनिक फूड फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा, अल्टीमेटली एज अ फूड यूज किया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। द की एंजाइम ऑफ द केल्विन साइकिल्स आर कॉल्ड रूबिस्को। यहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल ओ का अपने यहाँ पे मीन होता है। कैपिटल सी का मतलब होता है दैट इज द कार्बोक्सिलेशन, एंड ओ का मतलब होता है दैट इज अ ऑक्सीनेशन या ऑक्सीलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि 2 सबस्ट्रेट को यूज करता है, कार्बन को भी और ऑक्सीजन को भी।
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी और O2 मॉलिक्यूल को। सो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिसके पास बेसिकली टू एक्टिविटीज होती है, कार्बोक्सिलेशंस की भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज ए सबस्ट्रेट यूज कर सकता है और ऑक्सीलेशंस की भी, दैट मीन्स ऑक्सीजन को भी यूज कर सकता है। इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टाइप का क्या होता है, काम चलता है। मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि ये एंजाइम एक ही है और इसी एक एंजाइम की एक्टिव साइट से दोनों ही मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट की क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो कंपटीशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन का। सो आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ करके आप लोग आए हैं कि जब कभी दो सबस्ट्रेट या सिमिलर काइंड के स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल अगर एक ही एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करने की ट्राई मतलब कोशिश करने लगे तो वहाँ पे आप कॉम्पिटिशन होता है। तो इस केस में क्या होगा, जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा एज कंपेयर टू द O2 की कॉन्सेंट्रेशन से, उन सब कंडीशंस में क्या चलेगा, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। क्या चलेगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चलेगा। इसका मतलब ये हुआ तो उस टाइम पे कार्बन फिक्स होगा। लेकिन जब सेल्स में CO2 का परसेंटेज या कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, लो हो जाए एज कंपेयर टू द O2 के, सो वहाँ पे प्लांट की बॉडी में जो ये रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा या ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को आप एक टर्म देते हैं, दैट इज फोटो रेस्पायरेशन। प्लांट की बॉडी में चलने वाला एक वेस्टफुल मटेरियल होता है जिसको कि आप CO2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो रुबिस्को एंजाइम के कौन से एक्टिविटी की वजह से होता है। आप याद रखिए, पूरे पूरे बायोस्फीयर पे पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है या एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसके पास दो एक्टिविटी होती है, मतलब ये बाई फंक्शनल होता है। दो सबस्ट्रेट को यूज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी। जब कभी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन के, एट दैट टाइम वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यूज करेगा, मतलब कार्बन को फिक्स करेगा। और जब सेल्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज या कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द CO2 के, तो उस टाइम पे ऑक्सीजिलेज एक्टिविटी यूज करेगा, ऑक्सीजनेस यूज करेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा एज अ सबस्ट्रेट। दोनों के ही रिएक्शंस के बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये वाली रिएक्शन चलेगी तो बेसिकली आपको 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल बनता है जिसको कि आप 3PGA के नाम से जानते हैं। और अगर ये वाला रिएक्शन चलता है तो यहाँ पे एक कंपाउंड 2 कार्बन का बन जाता है। और इस रिएक्शन के वजह से चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड बना, इसीलिए आप इसको C2 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल क्या है और क्यों है, इसका थोड़ा सा ट्रिक आपने यहीं पे समझ लिया। इसको लेटर ऑन हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि हाँ कौन सा फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और कहाँ पे ये पाया जाता है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल का जो प्राइम की एंजाइम है वो क्या है, आपका रुबिस्को। और इस रुबिस्को में लिखा गया ये कैपिटल T और सॉरी कैपिटल C और कैपिटल O जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस वन। ये आपका कार्बन के फिक्सेशन के लिए, ये आपका ऑक्सीजन के फिक्सेशन के लिए। सो ये एक एंजाइम है जो कि बाई फंक्शनल यूज को होता है, मतलब दो सबस्ट्रेट को यूज कर सकता है एज अ रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। और ये किसको यूज करेगा, ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज द उनके पार्शियल प्रेशर पे, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा सो इन दैट कंडीशन वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यूज करेगा। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अगर यूज करेगा तो प्रोडक्ट दूसरा बनाएगा, और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अगर यूज करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा बनेगा। तो C3 साइकिल, जिसको कि आप लिटरली केल्विन साइकिल या डार्क साइकिल के भी नाम से जानते हैं, ये जो साइकिल चल रही है वो रुबिस्को के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से चल रहा है। मतलब कि जब वो रुबिस्को CO2 मॉलिक्यूल्स को एज ए सबस्ट्रेट के रूप में यूज करेगा, उस केस में आप उसको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से जानेंगे। और अगर वही रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देगा, अगर करना परफॉर्म कर देगा, तो उस टाइम पे आप इसको C2 साइकिल के नाम से जानेंगे, जिसको कि फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि दो जो 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 की एंजाइम है वो क्या है, रुबिस्को है। और ये रुबिस्को का मतलब क्या है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। और कैपिटल C और कैपिटल O का मतलब क्या है आपको बता दिया गया। सो फुल फॉर्म यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के नाम से ये जाना जाता है।
There are two distinct form of Rubisco. Form 1 is found in vascular plant, algae and cyanobacteria. This is very very important point. कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है और बाकी क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी होता है हायर प्लांट में। उन दोनों के फोटोसिंथेसिस में क्या कोई डिफरेंसेस है, कोई एंजाइम्स में, तो आप यहाँ पे याद रखिए ये दो स्टेट में पाया जाता है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। तो फॉर्म 1 जो होता है वो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादा स्टडी की गई है इस पे, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये रोबिस्को का फॉर्म होता है, क्योंकि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं और दैट इज़ आपके एल्गी हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया हैं, इन सभी में बेसिकली आपको फॉर्म 1 देखने को मिलता है। जबकि बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्म 2 देखने को मिला है या कंफर्म किया गया है। ये जो रोबिस्को है इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली इन प्लांट एलियन साइनोबैक्टीरिया, मतलब लिटरली फॉर्म 1। ये बात किसकी कर रहा है? फॉर्म 1 ऑफ रोबिस्को वाले के। एंजाइम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, दैट मीन्स टू प्रोटीन यूनिट कॉल्ड लार्ज एंड स्मॉल। मतलब इसके पास क्या है, दो यूनिट होती है, पूरा मिलकर के बना होता है, एक लार्ज वाले का और एक स्मॉल वाले का। तो लार्ज वाले को कैपिटल एल से, स्मॉल वाले को कैपिटल एस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली टू यूनिट से मिलकर के बनने वाली क्या है, प्रोटीन है। और इन दोनों यूनिट के भी अपने क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट होते हैं। तो हमेशा ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप इसकी और थोड़ी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो एल वाली यूनिट होती है इसके क्या होते हैं, 8 यूनिट होते हैं। तो अगर 8 यूनिट होगा तो क्या बनाएगा, 4 डाइमर बनाएगा, राइट। क्या बनाएगा, 4 डाइमर। ये एल वाली जो यूनिट है जिसको क्या आपने लार्ज के नाम से जाना हुआ है, ये लार्ज वाली जो यूनिट होती है इसके पास ये क्या होता है, 8 यूनिट होता है। ऐसे ही शॉर्ट वाली जो स्मॉल वाली है इसका भी क्या होता है, दैट इज द 8 यूनिट होता है। तो ये 8 यूनिट मिल करके बेसिकली बताते क्या है, 4 डाइमर। तो टोटल एक एंजाइम में कितने डाइमर हो गए, 8 डाइमर हो गए। किसके, मतलब टोटल डाइमर कितने हो गए, दैट इज 8 डाइमर। इनमें से 4 डाइमर किसके हुए, दैट इज एल वाले के, और 4 डाइमर किसके हुए, एस वाले के, राइट। सो रोबिस्को जो एंजाइम है वो एंजाइम बेसिकली दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, एक लार्ज यूनिट से और एक स्मॉल यूनिट से। और लार्ज यूनिट का मतलब यहाँ पे ये हुआ उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जैसे सेम आपने एंटीबॉडी में पढ़ा हुआ है हैवी चेन और लाइट चेन, वैसे ही यहाँ पे भी है। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इनको लार्ज और स्मॉल का नाम दिया गया। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो समथिंग 15,000 किलो डाल्टन का वेट होता है लगभग लार्ज वाले का, उससे कम होता है स्मॉल वाले का। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पे जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। सो बेसिकली जो रोबिस्को एंजाइम है वो दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, एक आपका है एल मीन्स लार्ज यूनिट, और एक क्या है, एस जो कि स्मॉल यूनिट। इन यूनिट के इंडिविजुअल भी क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं, मतलब कि दैट इज पार्ट होते हैं, और ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये 8 यूनिट मिल करके 4 डाइमर का फॉर्मेशन करता है लार्ज वाला, 8 यूनिट मिल करके 4 डाइमर का फॉर्मेशन करता है शॉर्ट वाला मीन्स स्मॉल वाला। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दोनों को मिलाकर के टोटल 8 डाइमर यूनिट क्या होते हैं, हो जाते हैं इस रोबिस्को एंजाइम में। बताया जा रहा है द एंजाइमेटिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, मतलब इस रोबिस्को एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड इन लार्ज सब यूनिट। स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है अगर पेपर टफ बनता है तो। सवाल पूछा जाता है कि रोबिस्को जो एंजाइम है उसके पास दो जो यूनिट्स होती हैं, उन दोनों यूनिट में से ये जो RUBP आप पढ़ते हो, दैट इज राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, ये कहाँ पे बाइंड करता है। सो एक्टिव साइट जो बाइंड करने वाली है वो एल वाले यूनिट पे है, न कि एस वाले पे। एस वाली यूनिट क्या है, उनकी एक सपोर्टिव यूनिट है। इस तरीके से आप प्रोस्टैटिक ग्रुप के नाम से जानते हो, वैसे आप इसको समझ सकते हो। सो ये जो एक्टिव साइट है जिसको कि आप एंजाइम में पढ़ करके आ चुके हैं, इस एक्टिव साइट का लोकेशन कहाँ पे है, एल वाले पे। अगला सवाल आता है कि इस एक्टिव साइट पे पाए जाने वाले अमीनो एसिड का नाम या अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो नोट कर लीजिए कहीं पे भी, इसमें इस PDF में आपको नहीं मिलेगा। लाइसिन एंड हिस्टिडीन, मोस्ट प्रीडोमिनेंटली लाइसिन पाया जाता है, इसके बाद हिस्टिडीन। ये अमीनो एसिड्स हैं जो कि राइबोलोज के, रुबिस्को के लार्ज सब यूनिट के एक्टिव साइट पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ से सवाल आपके थोड़े टिपिकल जब पेपर बनते हैं तो बनता है कि रुबिस्को एंजाइम क्या है। जनरली आपको ऐसे बुक्स में यही मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा अगर आप और डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री मिलेगी कि रुबिस्को का जो यूनिट है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज एस और एल, मतलब एल और एस।
और जो बाइंडिंग साइट फॉर द सबस्ट्रेट है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, दैट इज द एल साइट में। और उस एक्टिव साइट में मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो अमीनो एसिड है वो क्या है, लाइसिन है। देन उसके बाद क्या है, हिस्टिडीन है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से है, कौन सा डाइवेलेंट केटायन रुबिस्को एंजाइम के लिए एज अ को फैक्टर का काम करता है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन के लिए देखा है, आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होने वाले नाइट्रोजिनियस के लिए देखा है, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज के लिए देखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी रुबिस्को एंजाइम को भी काम करने के लिए डाइवेलेंट केटायन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डाइवेलेंट केटायन कौन है, दैट इज द सो मैग्नीशियम आयन इस एंजाइम को एक्टिवली काम करने के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये कौन है, विनय शर्मा, आप में से कोई है जानकारी में, हु इज विनय शर्मा? हेलो विनय, आप पहले भी क्लासेस ज्वाइन किए हो मतलब या फर्स्ट टाइम है आपका? जी। ओके, सो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी थी वो कि एक्टिव साइट कौन से यूनिट पे होगा, तो आपने देखा एल वाले पे। और एक्टिव साइट में कौन सा अमीनो एसिड प्रीडोमिनेंट होगा, तो आपने देखा लाइसिन और हिस्टिडीन। दूसरा, कौन सा मेटल आयन रुबिस्को एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, सो आंसर इज दैट इज मैग्नीशियम डाइवेलेंट केटायन। द एंजाइम्स इन केल्विन साइकिल्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट स्टोमा। जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उन सभी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, दैट इज द स्टोमा में है। सो आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, स्टोमा में ही केल्विन साइकिल आपकी चलती है। याद रखिए कि प्लांट चाहे C4 हो और चाहे C3 हो, दोनों ही केस में केल्विन साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। तो मतलब आप केल्विन साइकिल को बोल सकते हो कि फोटोसिंथेटिक करने वाले कोई भी कैटेगरी का प्लांट होगा, इधर C3 और C4 केल्विन साइकिल चलना कंपलसरी है। सेम वैसे ही जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन जो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का वो है, उसी तरीके से प्लांट चाहे C3 हो या फिर आपका C4 हो, दोनों ही केस में केल्विन साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या केल्विन साइकिल C4 में भी चलेगा या ओनली C3 में चलेगा या दोनों में चलेगा या क्या होगा। और मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि C3 साइकिल का मतलब केल्विन साइकिल। C4 की बात जहाँ पर आती है तो उनके दिमाग में ये बन जाता है कि अच्छा, ये तो C4 की बात कर रहा है तो केल्विन साइकिल वहाँ पे नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है, केल्विन साइकिल दोनों ही टाइप के प्लांट के लिए या दोनों ही टाइप के साइकिल के लिए, C3 साइकिल के लिए भी और C4 साइकिल के लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इसको और डिटेल में थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आपको C4 साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे। सो यहाँ पर आपने देखा कि बेसिकली केल्विन साइकिल क्या है और उस केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होने वाला मेजर जो एंजाइम है उसकी क्या एक्टिविटी है। आपने यहाँ पे समझा और जाना रोबेस्को एंजाइम के पास 22 सबस्ट्रेट को यूज करने की एबिलिटी है। वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अगर परफॉर्म करेगा तो बेसिकली C3 साइकिल चलेगी, जिसको कि आप डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे C2 साइकिल चलेगा, जिसे आप फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये क्यों चलेगा, कब चलेगा, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एज वेल एज O2। जब कभी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसके इक्वल में आप लिख सकते हो, दैट इज द C3 साइकिल। लेकिन सिमिलरली जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोर या ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो इस केस में क्या चलेगा, दैट इज द C2 साइकिल चलेगा। कहीं पे अपने समझने के लिए इसको ब्रैकेट में आप लगा लेना, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट पे आपको समझने में क्या करे, आसानी करे। दे आर एक्टिवेटेड लाइट रिएक्ट, मतलब लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको मैं बता ही रहा था कि जो लाइट डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको बेसिकली अगर एक्टिव होना है तो वो लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन का जो मिस कॉन्सेप्ट है, मिसलीडिंग वाला इंफॉर्मेशन, उसको दिमाग से आप हटा लीजिएगा। सवाल बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि C3 साइकिल का
प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, मतलब फर्स्ट टाइम पे CO2 मॉलिक्यूल किसके साथ में रिएक्शन कर कंबाइन करती है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमल रीजन में प्रेजेंट होने वाला RuBP मतलब राइबोलोज बिस फॉस्फेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल। इन दोनों के कंबाइंड होने से बनने वाला कंपाउंड जो है वो क्या है, 3PGA है, 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। याद रखिएगा, ये जो कंपाउंड है और G3P जो कंपाउंड, ये दोनों बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं। ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड, ये फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये भी है, ये है आपका। तो आपके ऑप्शंस में ये भी दिया जाता है, आपके ऑप्शंस में ये भी रहता है। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन होने वाला सवाल बनता है, पूछा जाता है कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। तो चूंकि ये भी 3 ही कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, और नाम में भी काफ़ी सिमिलरिटी है, 3PGA और G3P। तो ये वाला जो होता है वो बेसिकली क्या है आपका, दैट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। और ये आपके बाद में बनने वाले कंपाउंड मतलब बाई प्रोडक्ट होते हैं, राइट। ये बाई प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। तो C3 साइकिल में प्राइमरी जो एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, दैट इज RuBP। कौन करेगा, CO2 के साथ में। एंजाइम कौन सा होगा, दैट इज रूबिस्को। एंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा, 3PGA, जो कि एक 3 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। ये रूबिस्को आपका 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 1 कार्बन का ये। तो 5 और 1 6 कार्बन मिलकर के यहाँ पे 3 कार्बन के कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे कार्बन की स्टाइकोमेट्री क्या कहती है। एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितनी बारी केल्विन साइकिल चलना पड़ता है, केल्विन साइकिल का नेट रिएक्शन क्या कहता है, और कितने ATP या NADH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है तब जाकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं केल्विन साइकिल को लेकर के या फोटोसिंथेसिस को लेकर के, कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, कितना आपका NADH सॉरी यूटिलाइजेशन होगा, कितना NADH मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे, कितना CO2 लगेगा, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स या साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर सिंथेसिस ऑफ द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। सो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, RuBP होगा, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, 3PGA होगा, और फर्स्ट एंजाइम क्या होगा, दैट इज द रूबिस्को होगा। और इस रूबिस्को के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, ये परफॉर्म होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल में क्या हो रहा है, इसको आप इस फिगर से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि बेसिकली आप इस फिगर को छोड़ दीजिए स्टाइकोमेट्री वाले को, पहले नॉर्मल समझ लीजिए। इन स्टाइकोमेट्री का मतलब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए कि होता क्या है यहाँ पे, RuBP जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इस 5 कार्बन के कंपाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या होता है, फिक्सेशन होता है, जिसे आप कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। पूरी केल्विन साइकिल को 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, रिडक्शन फेज में, रीजनरेशन फेज में, और कार्बन फिक्सेशन फेज में। सो कार्बन फिक्सेशन फेज में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग होगी किसके साथ में, दैट इज RuBP के साथ में। इसके बाद जब ये बन जाएगा 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है इस C3 साइकिल का, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आप प्राइमरी एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपका फर्स्ट एंजाइम होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगी, स्टाइकोमेट्री का आप भूल जाइए। और इसके साथ साथ में फिर यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस चलेगी, जहाँ पे NADH मॉलिक्यूल यूटिलाइजेशन होगा। फिर आपके यही 6 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, दैट इज, इसको आप भूल जाइए, ये मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, जाते हैं G3P मॉलिक्यूल्स का। इसमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, चला जाएगा आपका ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और बाकी 5 मॉलिक्यूल फिर से क्या होंगे, रीजनरेट करेंगे RuBP को। तो मतलब जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा था, दैट इज TCA साइकिल में, कि ऑक्यूलर स्टेट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको RuBP मॉलिक्यूल्स को, सेल को क्या करना होता है, रीजनरेट करना होता है, ताकि आपका जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन के क्या हो, चलता रहे। सो फॉर दैट पर्पज जो आपका RuBP यूटिलाइज हो रहा होता है सेल में, उसको फिर से रीजनरेट करने की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है।
तो रीजनरेशन के टाइम पे भी एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, खर्च होता है। सो कहाँ कहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स का खर्च होगा या कौन से फेज में और कहाँ पे एटीपी का होगा, इसको आप इस फिगर से ही समझ लीजिए। बाकी आगे डिटेल्स में आपको पढ़ाए बताएंगे। सो आप यहाँ पे देखिए, एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, रीजनरेशन फेज में। बाकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो कि हो रहा है दैट इज कार्बन के रिडक्शन फेज में। एनएडीएस मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन फेज में। तो ये यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको रिडक्शन फेज है, ये रीजनरेशन फेज है और ये कार्बन फिक्सेशन फेज है। इसके स्टाइक्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है कि एक साइकिल चलने से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, एक साइकिल के चलने से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक कार्बन क्या होगा, फिक्स होगा। सो उस तरीके से अगर आप देखेंगे, सॉरी, सर, हाँ जी, ये थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है सर, ग्लिसरेट। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो। सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और ग्लिसरेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। मतलब जो ग्लिसरेट होता है वो जो वर्ड ईट का जो वर्ड लगता है, जब किसी एसिड से आप हटा देते हो तो वो ईट आ जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलेट बोल देते हो, ठीक है। और हाँ, एल्डी और तो एल्डी और लिसन ये लिसन थ्री फॉस्फोग्लिसरेट है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड नीचे जो G3P है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसमें CHO ग्रुप है। और ये CO है तो ये ग्लिसरेट है। ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड, ये दोनों अलग हैं, कार्बन का नंबर सिर्फ सेम होता है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि 3PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, G3P रूबिस्को मतलब आर दैट इज केल्विन साइकिल का बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है, नाम एक जैसा ही देखने को मिलता है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस तरीके से नाम आते हैं। ग्लिसरिक एसिड नहीं आता है या ग्लिसरेट के नाम से दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे आयंस के फॉर्म में होते हैं, एल्डिहाइड नहीं, एड के फॉर्म में। मतलब एसिड का जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है, मतलब जब एसिड से H प्लस निकल जाएंगे उसको आप AAT की लगा नाम लगा करके ऐड कर देते हैं। सिमिलरली जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलेट बोलते हो, फ्यूमेरिक एसिड को फ्यूमेरेट बोलते हो, उसी तरीके से मैलिक एसिड को मैलिड आप बोलते हो। तो वैसे ही 3PGA को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना बोल करके ग्लिसरेट बोला जाता है। यस सर, वही वही है तो मतलब यहाँ पे सर। ये 3PGA है और यहाँ पे ये G3P है। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं MCQs में, जब ये सवाल बनता है कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे 3 पहले है, यहाँ पे बीच में है, तो थोड़ा सा ट्रिक आपको रखना पड़ेगा लगा करके चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एक साइकिल मतलब एक बार के साइकिल चलने से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के क्या हो रही है, फिक्सेशन हो रही है। तो ग्लूकोज में टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को चलाने के लिए आपको टोटल 6 राउंड या 6 साइकिल क्या होगा, केल्विन साइकिल का चलना होगा, मतलब चलना पड़ेगा। तो 6 साइकिल ऑफ कार्बन केल्विन साइकिल के चलाने से क्या स्टाइकोमेट्री बनेगी, मतलब कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे, कितने एनएडीएस मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल खर्च होंगे, उसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो मॉलिक्यूल बन रहा है एक्स्ट्रा आपका, दैट इज G3P, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड। 3 कार्बन के कंपाउंड के लिए फाइनली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल किसका लगा, CO2 का लगा। उसी के रेशियो में आपको यहाँ पे 6 ATP का लगा और उसी के रेशियो में 6 आपका NADH का लगा। और फिर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ATP लग रही है। तो अगर आप एक कार्बन के लिए निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे देखिए, पहले इसको आप लिख लीजिए। CO2 मॉलिक्यूल है, फिर इसके बाद ATP मॉलिक्यूल है, फिर इसके बाद NADH मॉलिक्यूल है, राइट। ये 3 मॉलिक्यूल मतलब ये 3 क्यों लगा, क्योंकि एक कार्बन 3 CO2 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन बनेगा। और इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। बाई प्रोडक्ट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी जो 5 मॉलिक्यूल होंगे वो चले जाएंगे ये बनाने के लिए, दैट इज RUBP मॉलिक्यूल्स को। सो जब 3 कार्बन के कंपाउंड को बनाने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ और 6 ATP यूज हुआ, 6 NADH यूज हुआ, फिर से 3 ATP यूज हुआ, मतलब टोटल कितना हुआ, 9 ATP।
तो अगर आप एक कार्बन के निकालेंगे तो कितना निकल कर के आएगा, तो भैया आप यहाँ पे देखिए, अगर ये एक कार्बन हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे जो एटीपी हो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे एनएडीएच कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एटीपी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब क्या, फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 2 + 1, मतलब लिख सकते हैं 3 एटीपी, लिख सकते हैं। CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए 3 एटीपी प्लस यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज 2 NADH, क्या दिखाई देगा, 2 NADH। इस साइकिल के हिसाब से समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल के लिए था 6, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। 3 मॉलिक्यूल के लिए था 6, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 2। 3 मॉलिक्यूल के लिए था 3, तो मतलब एक के लिए कितना हो जाएगा, 1। तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा एटीपी, और 2 हो जाएगा NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए। तो ऐसे ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए क्या हो जाएगा, ज़रा देखें यहाँ पे, दैट इज 6 3 = 18, 18 क्या हो जाएगा, एटीपी। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 NADH हो जाएगा। और 6 क्या हो जाएंगे आपके, CO2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, वो तो आप पहले से ही आप देख रहे हो। क्या इसके इस वाले कैलकुलेशन में किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है कि कैसे ऐसा हो गया? नो सर। सर एक बार फिर से सर प्लीज। सर ये 18 एटीपी कैसे हो गया ना? वेरी गुड। आप ये ध्यान दीजिए कि एक बार का केल्विन साइकिल जब चलेगा तो आपको उसमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट के रूप में, सिर्फ यही, कौन, एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P जो कि 3 कार्बन का है, राइट। तो मतलब ये कब बनेगा, मतलब ये चलेगा, मतलब एक केल्विन साइकिल जब चलेगी तो सिर्फ एक कार्बन का फिक्सेशन होगा, और एक केल्विन के साइकिल में आपको ये एज अ प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये 3 कार्बन का है, तो इसको बनाने के लिए 3 बार क्या चलेगा, आपका केल्विन साइकिल चलेगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल क्या होगी, CO2 की यूज होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर 3 मॉलिक्यूल CO2 के लिए एटीपी यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे NADH कितना है, 6 है, फिर एटीपी यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अगर आप इसको 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब टोटल एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए 2 और 1 3, मतलब 2 + 1 = 3 एटीपी, और +2 क्या होगा, NADH। तो 3 एटीपी + 2 NADH फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 6, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 इज इक्वल टू 18, और प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू, सॉरी, 6 × 3 is equal to 18, and 6 × 2 is equal to 12, राइट। और इसके बाद यहाँ पे 6 क्या होगा, आपका CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए सेल्स जो होती है वो 18 एटीपी और 12 NADH को क्या करती है, यूटिलाइज करती है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब जा करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंथेसिस होता है। सो आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कितना राउंड केल्विन साइकिल चलेगा, हमारी और हमारी सॉरी सर कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके। और एक एक बार के केल्विन साइकिल चलने में कितना, या एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, कितना NADH का इनपुट होगा, मीन्स रिक्वायरमेंट होगी, या कंप्लीट एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को चलाने के लिए कितने एटीपी NADH की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इन सारे कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से समझ करके लिख सकते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब 1 साइकिल के लिए भी। इसके बाद एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के हिसाब से कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, कितना साइकिल चलेगा, कितना एटीपी बने लगेगी, कितना NADH लगेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अगर आप में से किसी कुछ डाउट है उसको आप पूछ लीजिए, मैं फिर से दोबारा इसको समझा दूंगा। चलिए, होपफुली कि मतलब किसी को डाउट नहीं है, और अगर होगा तो फिर आप दोबारा उसको देख करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है वो बेसिकली 3 स्टेज में होता है, जैसा कि फिगर में भी आपने यहाँ पे देखा है।
तो CO2 एसिड अगर इन 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? एक तो कार्बोक्सिलेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा, तीसरा रीजनरेशन होगा। सो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो CO2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो रही है, फिक्स हो रही है किसके साथ में? पहले से ही सेल्स में जो प्रेजेंट RuBp मॉलिक्यूल है, उस RuBp जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ में फिक्स होकर के बेसिकली क्या बनाता है, 6 कार्बन, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज द 3 कार्बन के कंपाउंड में, राइट। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक को एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा 3PGA, और वो इस साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज which result in the formation of a two molecule of a 3PGA। इस रिएक्शन को मीन्स कार्बोक्सिलेशन को करने के लिए RuBp कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और इस रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, दैट इज द 3PGA बन जाएगा। रिडक्शन के फेज में क्या होगा, देयर इज सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज। एक्चुअल में जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का स्टेज होगा वो कौन सा, रिडक्शन का फेज होता है। तो कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि केल्विन साइकिल के कौन से फेज में एक्चुअली ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि केल्विन साइकिल के किसी भी फेज में एक्चुअल ग्लूकोज तो बनेगा नहीं। ग्लूकोज का क्या बनेगा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, मतलब कि दैट इज G3P मॉलिक्यूल बनता है। उस G3P मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से तब क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा। और वो कौन से स्टेज में हो रहा है, रिडक्शन वाले फेज में हो रहा है। तो कई सारे कंसेक्यूटिव एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलते हैं, जिन रिएक्शंस के दौरान बेसिकली क्या होगा आपका, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर G3P मॉलिक्यूल बन जाता है, और फिर फर्दर उसके 2 मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व utilization of a 2 molecule of ATP for phosphorylation and a 2 molecule of NADH for reduction of a per CO2 molecule fixed। इस फेज में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए बेसिकली आपको दिया जा रहा है कि 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, NADH का खर्च होगा, और 2 मॉलिक्यूल ATP का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन के लिए होगा, राइट। सो एक मॉलिक्यूल क्या है, रीजनरेशन में यूज होता है। तो फॉस्फोराइलेशन करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल किसका, दैट इज द NADH का। कन्वर्जन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू G3P मॉलिक्यूल्स इसमें यहाँ पे हो रहा होता है। मतलब ये जो आपका स्टेबल कंपाउंड बना है, इस स्टेबल कंपाउंड से क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट आपका बन जाता है। जहाँ कहीं पे भी आप अपने नोट्स बनाते हैं, G3P को लिख लीजिएगा बाई प्रोडक्ट ऑफ अ केल्विन साइकिल, और इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ केल्विन साइकिल। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रहा होता है। रीजनरेशन का मतलब यही हो गया कि केल्विन साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहे, इसलिए जरूरी किसका है, RuBp का फिर से बनना। तो RuBp बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस चल रही होती है इसे आप रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज RuBp इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। अगर सेल्स में साइकिल को चलाते रहना है तो उसके लिए RuBp का बनना जरूरी है, और ये RuBp CO2 मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो RuBp को फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 के नाम से भी जाना जाता है। सो रीजनरेशन ऑफ RuBp दैट मीन्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फ्रॉम ट्राइस फॉस्फेट, यही इस प्रोसेस में हो रहा होता है। G3P इज द फाइनल प्रोडक्ट, नॉट अ ग्लूकोज। इस पूरे केल्विन साइकिल का फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपका G3P होगा, न कि ग्लूकोज होगा। Hence, for every CO2 molecules entering the Kelvin cycle, 3 molecule of ATP, 2 molecule of NADH are required. To make 1 molecule of a glucose, 6 turn of a Kelvin cycles are required. ये आपके केल्विन साइकिल का नेट रिएक्शन है। नेट रिएक्शन का मतलब एक बारी का ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा, दैट इज G3P। तो जब आपसे नेट रिएक्शन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे इक्वेशन आप ये देंगे कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा, 9 ATP मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे, और 6 NADH मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर आपसे जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए रिएक्शंस पूछा जाएगा और उसके लिए नंबर ऑफ ATP और NADH पूछे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर अलग हो जाएगा। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या क्या हो जाएगा, 6 CO2 मॉलिक्यूल, इसके बाद 12 NADH मॉलिक्यूल, और इसके बाद ATP 18 ATP मॉलिक्यूल। आप ये देखिए कितना अच्छा इसका रेशियो है। इस रेशियो का आप लिख सकते हैं दैट इज 1:2:3 के रेशियो में है कार्बन डाइऑक्साइड, NADH और ATP। ठीक है,
6 12 18, 6 क्या होगा CO2, 12 क्या होगा NADH, 18 क्या होगा ATP मॉलिक्यूल। किसके लिए? फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ साइकिल कितनी चलेगी? 6 टर्न। 6 ton of Kelvin cycle is required for one glucose molecule synthesis, and the inputs are like that: 6 CO2, 12 NADH, 18 ATP। ठीक है? सर 6 टर्न के होंगे, एक टर्न में 3 CO2 फिक्स कर रही है ना? क्या? हाँ जी 6 टर्न बताइए। क्यों चलेंगे? एक टर्न में 3 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स हो रहे हैं, तो मतलब 2 बार टर्न। नहीं 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 नहीं, वो ये ऐसा नहीं है। केल्विन साइकिल जब भी चलेगा तो सिर्फ एक बार में एक कार्बन को फिक्स करेगा। ये 3 कार्बन आपको इसलिए दिखाया जाता है कि केल्विन साइकिल का जो बाई प्रोडक्ट है वो ये होता है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 3 कार्बन बनाने के लिए 3 CO2 मॉलिक्यूल लगते हैं। मतलब 3 टाइम्स केल्विन साइकिल चलती है, तब जाकर के ये बनेगा आपका। इसलिए वहाँ पे 3 लिखा गया है। तो एक बार में सर एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है इससे? सिर्फ एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होगा एक बार में, 1 टर्न में। तो इसलिए ओके सर। 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज है, उसको फिक्स करने के लिए 6 टर्न साइकिल चलना पड़ेगा, तब जा करके आपका 2 मॉलिक्यूल बनेगा G3P का। और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P का फिर इंटर कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं होता है केल्विन साइकिल का, जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि हाँ CO2 मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल से मिला करके बन के जाता है, दैट इज द ग्लूकोज। वो ग्लूकोज डायरेक्टली वहाँ पे नहीं बनता, बनता आपका है G3P के फॉर्म में। तो वो G3P फॉर्म फिर से क्या होगा? कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 6 कार्बन के कंपाउंड के लिए 6 कार्बन चाहिए होगा। और केल्विन साइकिल से सिर्फ एक राउंड में एक कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है, तो इसलिए 6 राउंड केल्विन साइकिल क्या होगी? चलेगी। सो एक राउंड के लिए केल्विन साइकिल में टोटल आपका बेसिकली क्या होगा? 2 NADH लगता है और 3 ATP लगती है। उन 3 ATP का डिवीजन है, 2 ATP रिडक्शन फेज में फॉस्फोराइलेशन के लिए, और 1 ATP रीजनरेशन फेज में जहाँ पे REBP का सिंथेसिस हो रहा होता है, मतलब बनना हो रहा होता है। तो टोटल फॉर सिंगल कार्बन, दैट मीन्स फॉर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 3 ATP यूटिलाइज होता है और 2 NADH मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। सो फॉर दैट स्टाइकोमेट्री आप निकाल सकते हो कि 6 कार्बन के फिक्स करने के लिए 18 क्या होंगे आपके ATP होंगे और 12 क्या होंगे? NADH होंगे। हाँ जी बताइए, क्या किसी को भी केल्विन साइकिल के कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, या फिर आगे हम लोग बढ़े अब? नो सर। आगे मूव कर सकते हैं। यस यस सर। चलिए ओके। सो जिस स्टाइकियोमेट्री की मैं बात कर रहा था, उसको यहाँ पे थोड़ा और आप डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर ही हो जाए। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर भी आपको फिगर में दिखाया गया था, यही आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट है। कैसे है उसको भी आप थोड़ा यहाँ पे समझिए। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है इसका REBP का, तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो सो 3 × 5 = 15 कार्बन। यहाँ पे ये एक कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 3 कार्बन, तो 15 + 3 = कितना हो गया? 18 कार्बन। तो 18 कार्बन का क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, और उस 18 कार्बन से क्या बन रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके? 3 कार्बन वाले। तो 6 मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल बन रहा है ऐसे कंपाउंड के जिसमें कार्बन कितना है? 3 है। तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्री कितनी होगी? 18। सो 18 कार्बन का जो आया कॉम्बिनेशन हुआ, उससे बना क्या? 6 कंपाउंड बने आपके, 6 मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब इन 3 फॉस्फोग्लिसरेट से होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 से, जिनमें से एक क्या होगा? आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा, और 5 जो होंगे बाकी यूटिलाइज किसमें हो जाएंगे? ये 5 जो मॉलिक्यूल होगा आपका, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट का, ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, डाइहाइड्रोक्सीन में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की भी प्रोसेस में आपने देखा हुआ है। इन दोनों के कन्वर्जन से फिर आपका क्या बनता है? मतलब ये 5 कार्बन का, ये 5 मॉलिक्यूल होंगे,
यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 कार्बन। 3 कार्बन आपका यहाँ पे निकल गया, 18 कार्बन में से 3 बचा, निकल गया, कितना बचा, 15 बचा। और ये 15 वाले कार्बन फिर से क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ReBP में। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये 15 कार्बन जो कि यहाँ से यूज हुआ था, वो 15 कार्बन फिर से क्या होता है, यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है, और 3 कार्बन जो कि एक्स्ट्रा था वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कि 3 कार्बन जो आपके CO2 के फिक्स हुए थे, वो तीनों कार्बन आपके बना क्या दिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो 3 मॉलिक्यूल्स से एक बना, तो 6 मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, 2 G3P मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंथेसिस हो जाएगी। और इन 2 G3P मॉलिक्यूल्स को लेकर के बनेगा क्या आपका, दैट इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो इनिशियली ये साइकिल स्टार्ट कितने से हुई, 15 कार्बन के कंपाउंड से, मतलब 5 कार्बन के कंपाउंड का 3 मॉलिक्यूल था, तो 15 कार्बन प्लस 3 कार्बन दैट इज 18 कार्बन हो गया। और 18 कार्बन का यहाँ कंपाउंड बना, जिसमें से आपके ये 6 मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल क्या हुआ आपका, एक्स्ट्रा निकल गया एज अ G3P के फॉर्म में। बाकी आपके 15 कार्बन फिर से क्या हो गए, रीजनरेट हो गए। तो यही है इसका पूरा स्टोइकियोमेट्री CO2 का सिमुलेशन का केल्विन साइकिल में। ठीक है, ये जो आपको 3 यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब नहीं कि केल्विन एक बार चल रही है, मतलब ये केल्विन साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो ये होता है, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। इस कार्बन को बनाने के लिए 3 मॉलिक्यूल CO2 के चाहिए होती है, मतलब 3 राउंड ये क्या होता है, साइकिल आपका चलता है, तब जाकर के ये बना पाता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए 6 राउंड क्या होगा, साइकिल चलेगा। ओके, इससे पहले आप लोग ये पढ़ करके आ चुके हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की किस तरीके से एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होती है प्रोटॉन के ग्रेडियंट से। इस फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस में भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वो होगा, तो उसको आप दैट इज फोटो फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो फोटो फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कैसे सिमिलर है, कैसे डिफरेंट है, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्पस दोनों का वही होता है, और कहाँ कहाँ पे चलेंगी, क्या उनमें ओरिएंटेशन का डिफरेंसेस होगा, इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये बैक्टीरिया का भी केस लगा हुआ है यहाँ पे सही साथ साथ में, और बैक्टीरिया का भी आप देख पाएंगे कि यहाँ कहाँ पे ये चल रहा है, मेम्ब्रेन में चल रहा है या साइटोसॉल में चल रहा है। ये आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं कहाँ पे, दैट इज TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स से जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहाँ पर आता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आती है, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाते हैं। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब एटीपी सिंथेस से क्या होता है, लीक आउट होता है कहाँ पे, मैट्रिक्स में, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसकी जो एनर्जी होती है यूटिलाइज होती है। मतलब यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाता है। ये ऑलरेडी आप देख के आ चुके हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है। तो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये दैट इज मेम्ब्रेन स्पेस है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये वाला जो पोर्शन आपको थैलाक्वाइड दिखाई दे रहा है, और थैलाक्वाइड के बाहर का दैट इज स्ट्रोमा रीजन दिखाई, मतलब ये जो लाइट वाला पार्ट है ये क्या है, स्ट्रोमा है, और जो आपको डार्क वाला पार्ट है वो क्या है, थैलाक्वाइड है, ल्यूमिनल साइड। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो मतलब कि लाइट जो रिएक्शंस हुआ वो कहाँ पे हुआ, थैलाक्वाइड में हुआ, राइट। सो थैलाक्वाइड के टाइम पे जब मतलब वो हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या बना, दैट इज S+ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हो रहा है। और ये जो S+ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहा था, राइट, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहा था, और जब ये S+ आयन क्या हो रहा है आपका, यहाँ से लीक आउट हो रहा है, तब एटीपी आपकी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख के लगेगा कि जो स्ट्रोमा रीजन है, इस स्ट्रोमा रीजन में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, जबकि S+ आयन कहाँ पे हो रहा है, दैट इज थैलाक्वाइड में। इस थैलाक्वाइड से जब आपका ये क्या होगा, लीक आउट होगा इस एटीपी सिंथेसिस से, तब एटीपी क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो मतलब S+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहाँ पे है, थैलाक्वाइड लिमिट में। मतलब अगर आप इस थैलाक्वाइड के अंदर का और स्ट्रोमा के रीजन का दोनों का अगर आप पीएच देखेंगे, तो पीएच में आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा। एसिडी के पीएच कहाँ पे होगा, ये ग्रीन वाले अंदर को आप बोलते हैं थैलाक्वाइड ल्यूमेन, और इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जरा मुझे बताइए कि एसिडिक पीएच कहाँ पे होगा, ल्यूमेन में होगा या स्ट्रोमा में होगा? थैलाक्वाइड में ल्यूमेन होगा। में।
यहाँ पे मैट्रिक्स और इंटर में से स्पेस था, यहाँ पे पीएच लोअर कहाँ पे होगा इस वाले केस में? सर ल्यूमेन में इंटर pH कम मेम्ब्रेन होगा। स्पेस में पहले वाले केस में यहाँ पे पीएच ज्यादा होगा या यहाँ? पहले सर सर इंटर में अबे सर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मेरा pH कम होगा। प्रेजेंट ज्यादा है तो पीए एसिडिक कम होगा। होगा, मतलब H प्लस ज्यादा होगा तो पीएच लो होगी, मतलब नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा? पीएच हाइयर होगा, लिख सकते हैं। लेकिन यस जब सर। आप क्लोरोप्लास्ट कर रहे हो तो उस केस में आप देखिए H प्लस आयन का ल्यूमेन कंसंट्रेशन कहाँ है? थैलाक्वाइड। ये थैलाक्वाइड जो होता है उसके अंदर के मटेरियल को आप ल्यूमेन बोलते हो। यहाँ का जो पीएच है वो क्या है? ल्यूमेन का पीएच क्या होगा? ज्यादा, एसिडिक। ज्यादा एसिडिक है। लो होगा, लो होगा, एसिडिक लो होगा। लो एसिड। मतलब ग्रेडियंट जो बन रहा है वहां पे बन रहा है, यहाँ से जब आपका लीक आउट होगा मतलब कि स्टोमा में आएगा, उस टाइम पे क्या होगा? आपका एटीपी का सिंथेसिस होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? हाई पीएच या अल्कलाइन या बेसिक करेक्टर। यहाँ बेस पे क्या होगा? लो पीएच एसिडिक। या एसिडिक कंडीशन। यहाँ पे H प्लस क्या होंगे? हाई होंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा? H प्लस लो होगा। ये दोनों फिगर आपको साथ में क्यों लगाया गया? यहाँ पे आप देखिए ओरिएंटेशन का फर्क है। मतलब एक तरह आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाता है आपसे। सवाल पूछ लिया जाता है कि थैलाक्वाइड मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के केस में जब आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे मतलब जब एक्टिवली कोई माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम कर रही होती है तो वहाँ पे लोएस्ट पीएच सबसे आपको कहाँ देखने को मिलता है? राइट। तो आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या रहते हैं? स्ट्रोमा रहेगा, इंटरमस स्पेस रहेगा या थैलाक्वाइड ल्यूमेन रहेगा। तो आपको याद अच्छे तरीके से समझना होगा कि जो थैलाक्वाइड का ल्यूमेन है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है जब भी आपका फोटो फॉस्फोरेलेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो उस टाइम पे सबसे जो लो पीएच की वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी? दैट इज द थैलाक्वाइड ल्यूमेन में। और वहाँ से जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होगा जो कि उसको मूव करने में क्या करता है? हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, दैट इज फ्रॉम थैलाक्वाइड ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा रीजन में। तो स्ट्रोमा रीजन में आने के टाइम पे फिर क्या होगा? आपका एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको फिगर देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया केस हालांकि उनको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक फिगर के हिसाब से समझ लीजिए कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रहा होता है। तो साइटोसॉल जो कि आपका एन साइड है और इसके बाद इंटरवेंस स्पेस होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली समझ में आएगा कि इंटरवेंस स्पेस में क्या होगा? एस प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और फिर जब होगा तो आपका क्या होगा? रिलीज जाएगा। तो मतलब जहाँ पे साइटोसॉल है उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स समझ सकते हो। तो ये वाला केस और ये वाला केस एक जैसा, मतलब सेम ओरिएंटेशन में होता है। ये जो फिगर है ना, बहुत ज़्यादा वॉच वॉच हो गया। ये जो तो फिगर ये है, इस एक फिगर लाइन के डायरेक्शन से भी सवाल बने हुए हैं, ठीक है। आपकी पीजीटी में नहीं लेकिन सीएसआईआर में ये सवाल बन चुका है कि जो डायरेक्शन है प्रोटॉन के मूवमेंट का, क्या दोनों के केस में आपका सिमिलर होता है या अलग होता है? तो यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। ओके, ये फिगर आपको और थोड़ा क्लियर करेगा। सर सर ये इकोलाई बैक्टीरिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दे रखा है सॉरी, ये म्यूजियम से। कुछ बोल रहे हैं अमित आप? हाँ सर ये इकोलाई बैक्टीरिया दे रखा है सर इंटरमेम्ब्रेन। आवाज इको कर रही है। आवाज पता नहीं कैसे बाउंस बैक हो रहा है अभी। ओके सर। अब सही है। अभी ठीक है? बोलूं सर? हाँ हाँ बोलिए। ये सर इकोलाई बैक्टीरिया का सर ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दे रखा है सर, ये मिजोजोम्स वाला है। हाँ, जिसको क्या आप रेस्पायरस, हाँ बेसिकली वही है ओके सर। जहाँ पे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहे होते हैं। ये वाले फिगर को देखिए, इस फिगर से आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और इन दोनों को अगर आप जस्ट अपोजिट प्रोसेस के हेल्प से समझने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगा कि कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, जहाँ पे हमने ये समझा है कि बेसिकली ऑक्सीजन जो होता है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक्सेप्टर होता है। और ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा? दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। इस केस में आपको पता है कि NADH मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? दैट इज द ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू
एस प्लस आयन क्या होते हैं, मतलब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एन प्लस क्या होता है, बनता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एन का ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेकिंग होता है, जिसके थ्रू तीन चीज़ें बनेंगी, आपका एस प्लस आयन, आपका इलेक्ट्रॉन और इसके बाद एन प्लस। ये जो प्रोटॉन होता है ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाने में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू होते हुए इस चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाता है। जहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर इसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम B6 के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम C6 के पास आएगा, फिर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर आ जाएगा, और 4 के बाद आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर लेता है। इसको अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको आप यहाँ मान लीजिए, ये जस्ट रिवर्ट हो रहा है। फोटोसिंथेसिस केसेस में जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड होते हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइट का क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, राइट। ये वाला लाइट आपका क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ये वाला भी लाइट क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, मतलब 680 पे और 700 नैनोमीटर पे। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शंस का पार्ट होता है, लाइट रिएक्शंस में क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक किए जाते हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हो, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है और उससे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर के O2 मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज करता है। तो आप यहाँ पे देखिए इस केस में मतलब फोटो फॉस्फोरिलेशन के केस में इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, बताइए जरा। वाटर। सोर्स इज इक्वल टू H2O। यहाँ के केस में क्या था, H2O. NADH। इज इक्वल टू NADH, राइट। वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन PS सेकंड में आया, फिर इसके बाद वहाँ पे भी ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले क्या होते हैं, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उनके थ्रू होता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करता जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा वहाँ सबसे लीस्ट एनर्जी होगी, और ये जो कंपाउंड होगा हाईएस्ट बॉन्डिंग एफिनिटी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे प्लास्टोक्विनोन है, फिर इसके बाद होते हुए PS1 में आएगा, और PS1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से रेडॉक्स जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर के ये फार रेड है, और इसके बाद मतलब लाइट का यहाँ पार्ट दिखाया जा रहा है, तो इससे कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, दैट इज द NADH मॉलिक्यूल्स में। तो और यहाँ NADH मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस हो रही है, यही NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या होंगी, रिवर्ट दिखाई देंगी, कि कैसे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ, यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। सो दोनों ही केसेस में दोनों चीज़ का डिफरेंसेस है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स का और उनके लास्ट प्रोडक्ट का। अगर आप देखेंगे तो इस केस में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन का रिसीवर है वो कौन है, दैट इज NADH मॉलिक्यूल है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, दैट इज O2 मॉलिक्यूल है। NAD प्लस से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H प्लस आयन तब जाकर के NADH मॉलिक्यूल्स बना लेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बन गया, दैट इज द H2O मॉलिक्यूल बन गया। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों का बड़ा कॉमन सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ये जो फिगर है आपको उस पूरी चीज़ को एकदम क्लियर कर देगा कि कैसे फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस का इनिशियल प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखिए, फोटो फॉस्फोराइलेशन में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, दैट इज द स्प्लिटिंग हो रही है। उसके स्प्लिटिंग होने से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ पे NAD प्लस जो कि सेल्स में ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है उसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा प्लस H ऐड कर लेगा, जिससे कि NADH मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिंथेसिस हो जाएगी। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेल्स में पहले से ही NADH मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके ऑक्सीडेशन होने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन के कैरियर वाले उनके थ्रू होता हुआ अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास आएगा, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। सो जिस तरीके से यहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का ओरिएंटेशन या डायरेक्शन रिवर्ट है, वैसे ही
दोनों के ही केसेस में जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रोटॉन ग्रेडिएंट से एटीपी का सिंथेसिस होता है, उसका भी ओरिएंटेशन आपको रिवर्ट ही दिखने को मिलेगा, जो कि पीछे वाली स्लाइड में आप लोग देख चुके हैं। सो इनके डायरेक्शन को भी आप माइंड में रखते रहिए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेसेंस के केस में क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से कहाँ पे जाएगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तब एटीपी बनेगी। जबकि क्लोरोप्लास्ट मीन्स फोटो ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोरेसेंस के केस में क्या होगा, आपका जो थैलाक्वाइड का ल्यूमेन होगा वहाँ से आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट रिलीज होगा, कहाँ पे, दैट इज द स्ट्रोमा रीजन में, तो वहाँ पे क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो कई तरीके से भी सवाल आपसे बन सकता है, हर तरीके से आपको इक्विप्ड कर दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। अब जैसा लॉजिकल सवाल या इजी सवाल आए उस हिसाब से क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। याद रखिए कि इस पूरे टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ साथ में याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सो इसके लिए बेहतर होगा कि आप अच्छे से कॉपी पे लिखिए, उसको अपने हिसाब से समझिए, 2 4 6 बार लिख करके याद रखिए, क्योंकि लर्न अगर आपको नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस को सवाल को निकाल नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। जानकारी आपको सब रहेगी लेकिन आप चीज़ों में उलझ करके रह जाएंगे। सब आते हैं C4 साइकिल की तरफ, जिसको कि आप हैच एंड स्लग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे प्लांट जिनमें ये साइकिल चलती है उसको आप C4 प्लांट के नाम से जानते हैं। तो C3 और C4 का मतलब क्या है, आप पहले इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा। ऐसे प्लांट जिनमें कैल्विन साइकिल या कार्बन के फिक्सेशन के टाइम पे फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है, फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, 3 कार्बन का होगा तो उसको आप C3 बोलते हैं, और अगर यहाँ पे क्या हो 4 कार्बन का, उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज C4 बोलते हैं। इस केस में आपका पहला जो कंपाउंड बनता है 3PgA बनता है, इस केस में क्या बनता है, दैट इज OAA बनता है, मतलब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन जाता है। तो चूंकि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए आप इसे C4 प्लांट बोलते हो या C4 साइकिल बोलते हो। यहाँ पे ये 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए आप इसे C3 साइकिल बोलते हैं, और जिस प्लांट में ये साइकिल चलती है उसको आप C3 प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये C4 साइकिल सारे प्लांट में नहीं चलती है, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। जनरली ऐसे प्लांट जो कि ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं और जिनको वाटर की ज़रूरत कम होती है, तो कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली ऑप्शंस के रूप में प्लांट का ही नाम दे देता है कि इनमें से कौन से प्लांट हैं जिनमें C4 साइकिल जो है वो चलती है, या C4 प्लांट के एग्जाम्पल कौन है। तो C4 इनको क्यों बोलते हैं, C4, C2 एंड C3, ये तीनों साइकिल का मतलब समझ में भी आ गया सब लोगों को। बताइए जल्दी, C2, C3, C4 क्या यस बताना सर। सर? क्लियर है? C2 का बाइक वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है C2 का? हाँ, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, और वो 2 कार्बन के कंपाउंड के बन जाने से आप उसको C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अभी आपके माइंड में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट चला गया कि अगर 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है तो C2 साइकिल, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो C3 साइकिल, और 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो C4 साइकिल। C4 साइकिल को लेकर के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, सारे प्लांट में नहीं पाया जाता है, जिन प्लांट्स में ऐसे फीचर्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। जनरली इनकी अकरेंस एंड अबंडेंस कहाँ पे देखने को मिलती है, हाई टेम्परेचर वाले रीजन पे। सो आइए समझते हैं इस C4 साइकिल को, जिसको कि आप हैच एंड स्लग साइकिल के नाम से जानते हैं। सो C4 प्लांट्स आर स्पेशल, कैसे स्पेशल होते हैं, क्या उनमें स्पेशल फीचर होगा, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ये सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बन करके आते हैं। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, मतलब ये ऐसे जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता हो, और ऑब्वियसली जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा प्लेस कैसा होगा, ड्राई होगा, मतलब वहाँ पे वाटर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, डेजर्ट डेजर्ट एरिया में, राइट। सो बेसिकली ऐसे रीजन पे पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर का अबंडेंस कम हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन से पाए जाते हैं ये प्लांट। कौन, C4। इनके पास प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज टॉलरेट करने की हाई टेम्परेचर को। दूसरा फीचर क्या है, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। स्टार लगाइए इस पे। C2 साइकिल C4 साइकिल में एब्सेंट होती है, मतलब C4 प्लांट में C2 साइकिल देखने को नहीं मिलेगा, जिसको कि आप फोटो रेस्पिरेशन की नाम से जानते हो। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, पूछा जाता है कि C3 एंड C4 साइकिल में
ज़्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस कौन करता है और क्यों करता है? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि C2 साइकिल एक वेस्ट ऑफ टाइप का साइकिल होता है प्लांट के लिए, जो कि C3 साइकिल में या C3 प्लांट में देखने को मिलता है। C4 प्लांट में देखने को ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो C3 प्लांट और C4 प्लांट के कंपेरेटिवली कार्बन के फिक्सेशन के एफिशिएंसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो C4 प्लांट इज मच मोर बेटर देन C3 प्लांट। इनके पास कार्बन को फिक्स करके एसिमुलेट करके ऑर्गेनिक फूड को बनाने की रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट के, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों नहीं चलेगी, उसके लिए भी C4 प्लांट में क्या है, मैकेनिज्म है, क्या है, इसको अभी आगे देखेंगे। सो तीसरा पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, दे हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोमास, जिसकी बात मैं कर रहा था। ये ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट के। दे हैव a special type of leaf anatomy known as the cranch anatomy। मतलब नॉर्मली जो लीफ होते हैं उनके पास में ऐसे बंडल शीत का जो सराउंडिंग होती है वो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी भी प्लांट के मीजोफिल्स के सेल्स के सराउंडिंग में अगर आपको बंडल शीत सेल्स देखने को अगर मिल जाए तो उस स्ट्रक्चर को बेसिकली आप क्रेंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनकी स्पेशल फीचर यही होती है, उनकी लीव्स जो होती हैं वो अलग होती हैं एज कम्पेयर टू द C3 के। क्राइम एनाटॉमी देखने को मिलता है। कितनी बारी ये सवाल एग्जाम में पूछा गया चुका है कि C4 प्लांट या C4 साइकिल कौन से टाइप के प्लांट में चलता है, जिनके पास क्या है। तो ये क्रेंच एनाटॉमी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। ये क्रेंच एनाटॉमी एक फीचर होती है किसका, दैट इज द C4 प्लांट का। दूसरा है यहाँ पे ये चल क्यों रहा है C4 साइकिल, टू मिनिमाइज C2 साइकिल एंड ऑप्टिमाइज C3 साइकिल। मतलब कि बेसिकली जो C2 साइकिल होती है जिसको कि आप फोटो रेस्पिरेशन बोलते हो, इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब नहीं चलाने के लिए, और C3 साइकिल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, ये चलता है। इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है। C4 साइकिल का पर्पज क्या है, बेसिकली जो वेस्ट साइकिल चल रही थी C2 साइकिल के नाम से जिसको जाना जाता है, उस साइकिल को क्या करना, मिनिमाइज करना, मतलब उसको स्टॉप कर देना, नहीं चलाना। और ऐसा करके जो C3 साइकिल थी उसको और ऑप्टिमाइज किया, मतलब वो और अच्छे तरीके से चल पाए, ताकि उसमें कार्बन का जो फिक्सेशन हो वो बेहतर तरीके से चल पाए। सो C4 प्लांट के पास ये एबिलिटी है और ये मैकेनिज्म होता है कि वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को मिनिमाइज कर सकता है, और जिसकी वजह से उसकी कार्बन एसिमुलेशन बाय द C3 साइकिल कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो C4 साइकिल चलता है, इस C4 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में बढ़ा रहता है। और आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रोबिस्को जो एंजाइम होता है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड है कि ये किससे बाइंड करेगा, CO2 से बाइंड करेगा या O2 से बाइंड करेगा। अगर CO2 का परसेंटेज या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑलवेज इंक्रीज रहेगा, सो ऑक्सीजन को मौका ही नहीं मिलेगा बाइंड करने के लिए, किससे, रुबिस्को एंजाइम से। तो C4 साइकिल के थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स को हमेशा क्या किया रहता है, रेज किया रहता है, मीन्स बढ़ाया रहता है, जिसकी वजह से इस केस में ऑक्सीजनेज वाली जो एक्टिविटी होती है वो चल नहीं पाती है। तो C2 जो साइकिल होगा वो क्या होगा, मतलब कि एब्सेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमेशा कैल्विन साइकिल क्या होती है, चलती रहती है, और उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होता रहेगा एज कम्पेयर टू द C3 साइकिल के। बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों क्लास के प्लांट में पाया जाता है, इसमें कोई डोमिनेंट नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट आपकी फैमिली है, दैट इज एग्जांपल में शुगर केन एंड कॉर्न है, और ग्रामिनी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें ये C4 प्लांट के C4 साइकिल के प्लांट या C4 प्लांट की कैटेगरी आती है। तो कभी कभी आपको ऐसे ही शुगर केन और कॉर्न का या जी मेज का नाम देकर के आपसे सवाल पूछ दिया जाता है। ये दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप अच्छे तरीके से याद ही रखिए। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। याद रखिए। C3 साइकिल में अगर मैं आपसे पूछूं और C4 साइकिल में पूछूं आपसे, C3 साइकिल में एक्सेप्टर कौन था, पहला वाला, सर रुबिस्को RUBP। बिस्फॉस्फेट। यहाँ पे क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब फॉस्फोइनोल PEP। पायरुवेट। ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। ये कितने 5 कार्बन का है, कार्बन। 3 कार्बन का।
ठीक है। ठीक है। वहां पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना था? 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA। यहाँ पे क्या बनेगा? OAA ए ए। यहाँ पे जो ऑक्जेलेस एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था वो कौन सा हुआ था? कार्बोक्सिलेज। मतलब कि कार्बोक्सिलेज उस इस केस में क्या बना था? रोबिस्को एंजाइम काम किया था। रोबिस्को का कौन सा? कार्बोक्सिलेज वाला। 1 3 यहाँ पे क्या काम करेगा? दैट इज द पीईपी पीपी कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेट। ये तीनों डिफरेंस को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। C3 प्लांट में पहला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? RuBP, मतलब राइबोलोज बिस फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? 3PGA। C4 के केस में क्या होगा? PEP फर्स्ट एक्सेप्टर होगा और OAA क्या होगा? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। इस रिएक्शन को मतलब फर्स्ट कार्बन को फिक्स करने के लिए जो प्राइम एंजाइम है क्या होगा? PEP कार्बोक्सिलेज होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? रूबिस्को का कार्बोक्सिलेज होगा। ठीक है। सर एक पॉइंट, जो टू मिनिमाइज C2 साइकिल एंड ऑप्टिमाइज C3 साइकिल, बोथ एक बार बोल दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये समझा रहा था कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस C4 प्लांट में नहीं चलती। ऐसा इसलिए क्योंकि C4 प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमेशा क्या रहता है? रेज किया हुआ रहता है, मीन्स बढ़ा रहता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर सेल्स में ज़्यादा रहेगा तो रोबिस्को जो एंजाइम है वो बेसिकली आपका ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ पे फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं चलेगी। और अगर वो नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या चलेगा? कार्बोक्सिलेशन का मतलब C3 साइकिल। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि C4 जो प्लांट होते हैं उनके पास कार्बन को फिक्स करने की रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द C2 प्लांट के, सॉरी C3 प्लांट के। सर सर ये मतलब मोनोकोट प्लांट में ज्यादा होगी। दोनों में है, तो बोथ में पाया जाता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। ये सवाल बना था इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको रख दिया। कई बार कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि हाँ डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो आप याद रखिए प्रोमिनेंट जो एग्जांपल्स हैं वो आपके ग्रेमिनी फैमिली के हैं, बॉटनी का पोर्शन है ये। शुगर कैन एंड कॉर्न या जी में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। हॉट एरिया में पाए जाने वाले लेस मतलब वाटर कंटेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये C2 प्लांट आप बोलते हो। और सर इसके प्रोमिनेंट में से है ना सबसे ज्यादा, हाँ, तो ग्रेमी तो सर मोनोकोट में आती है। मतलब ये एग्जाम्पल है कि यहाँ भी देखने को है, लेकिन ये पाया दोनों में जाता है, बोथ मोनोकॉट में डाइकॉट में। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये फिगर आपको दिखा रहा है पूरा अच्छे तरीके से। मेजोफिल सेल्स ये है और बेसोफिल बंडल सेल्स ये है। पहला CO2 मॉलिक्यूल का जो एयर से फिक्सेशन होगा वो बाइकार्बोनेट बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिल करके, और इस बाइकार्बोनेट को फिक्स करेगा कौन? पीपी कार्बोक्सिलेज। जहाँ पे पहला जो कंपाउंड है दैट इज फॉस्फोनल पायरुवेट, ये दोनों सेल्स मिल करके मेजोफिल सेल्स में क्या करेंगे? OA का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी सवाल आता है कि C4 साइकिल का पहला स्टेबल कंपाउंड कौन से सेल्स में बनता है? MSC सेल्स में या BSC सेल्स में? MSC को बेसिकली आप मेजोफिल सेल्स बोलते हो, MSC और BSC। अगर आप इसको भी ऐसे भी याद रखो तो आप याद रखना कि MSC बड़ा है अपना मतलब ऊपर होता है और BSC छोटा मतलब नीचे होता है। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है? दैट इज द OAA। वो कहाँ पे बन रहा है? दैट इज MSC सेल्स में। किसके किसके हेल्प से? CO2 मॉलिक्यूल का और इसके बाद PEP से। कौन करेगा? दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज। सो बेसिकली यहाँ पे जब ऑक्सिलेज स्टेट बन जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्जन होगा मैलेट में। ये भी कहाँ पे हो रहा है? मेजोफिल सेल्स में ही। ये मैलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर जाएगा बंडल सेल्स में, और इस मैलेट से फिर कन्वर्जन किस में होगा? दैट इज द पायरुवेट में। ये जो मैलेट से पायरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? CO2 मॉलिक्यूल्स का रिलीज होगा, और यही CO2 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? आपका कैलोरी साइकिल में जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब लग जाता है। तो जिससे कि आपका CO2 का कंसेंट्रेशन या CO2 का जो लेवल है वो हमेशा क्या है? बना रहता है सेल्स में, और वो C3 साइकिल्स को क्या करता है? ऑपरेट करता रहता है। तो C3 साइकिल भी आपका मतलब C4 साइकिल में चलता है। इस चीज को आप यहाँ पे फोटो से फिगर से ये समझ सकते हैं। ये जो आपको नीचे BSC जो सेल्स दिखाई जा रही है, BSC सेल्स का अगर आप फोटो देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको CO2 मॉलिक्यूल्स का ReBP कंबाइंड होकर के 3PG जो बन रहा है, यही है आपका कैल्विन साइकिल, जिसको कि आप C3 साइकिल के नाम से भी जानते हो। सो बेसिकली कैसे ये ओवरकम कर रहा है? ये वाली जो सेल्स है दैट इज यहाँ पे जिसके पास रोबिस्को एंजाइम है ही नहीं,
रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे क्या है, लैग कर रहा है। इस पायरुवेट मतलब फॉस्फोलिपिड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से CO2 मॉलिक्यूल की जो फिक्सिंग हो रही है किसमें, दैट इज ऑक्सोलेट स्टेट से, ये जब आपका ट्रांसपोर्ट होकर कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, और मैलेट से जब पायरुवेट बन रहा है उस टाइम पे ये CO2 क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है। मतलब ये आपका एक तरीके से अगर देखेंगे तो 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये क्या है आपका 3 कार्बन का, तो ये 4C का है और ये 3C का है। तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो जाएगा, ये जो CO2 होगी आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगी C3 साइकिल में, और लगातार आपका C3 साइकिल क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से C4 जो प्लांट होता है वो सेल्स में CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा अबंडेंट बनाए रखता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ने नहीं देता, मतलब ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली CO2 ज़्यादा रहता है। दैट इज वाई यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन मीन्स C2 साइकिल जो है वो नहीं चलती है। सो आपसे जो सवाल C4 साइकिल से पूछे जाते हैं वो क्या क्या, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है कि C4 साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का या ऑक्जेलिक एसिटेट का मीन्स OAA का सिंथेसिस कौन से सेल्स में होता है, ये सेल्स में या ये सेल्स में, तो आप याद रखिए MSC सेल्स में है। दूसरा सवाल, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, तो PEP। इसके बाद फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन होगा, OAA। एंजाइम पहला इन्वॉल्व कौन होगा, PEP कार्बोक्सिलेज। इसका कन्वर्जन मैलेट में हो रहा है कहाँ पे, तो कभी कभी कंफ्यूजन आपको बन जाता है कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। याद रखिए मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो MSC सेल्स का पार्ट है, और ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होता है, आता है, और ये मैलेट जब फिर से कन्वर्ट किस में होगा, पायरुवेट में, तब जाकर के एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। CO2 के रिलीज का स्टेप भी पूछा गया है कि C4 साइकिल में CO2 कौन से स्टेप पे रिलीज होता है। पूछा जाता है पी मतलब पायरुवेट से PEP बनाने में, या PEP से OA बनाने में, या OA से मैलेट बनाने में, या मैलेट से पायरुवेट बनाने में। यही चारों जो साइकिल है आपको दे देता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कन्फ्यूजन आपको बन जाती है। तो याद रखिए मैलेट से पायरुवेट के टाइम पे CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको याद रखोगे, मतलब अभी तो आप समझ जाओगे लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये ध्यान दीजिए कि इस साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, PEP से हो रही है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, राइट। और ये 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट भी है, 4 कार्बन का कंपाउंड आपका ये भी है, सॉरी यहाँ से ध्यान दीजिए, ये स्टार्टिंग के स्टेप ये है। सो ऑक्सोलेट स्टेट बेसिकली क्या है, एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और इसका मैलेट भी The क्या है, screen is not visible. स्क्रीन विजिबल The नहीं है, screen नहीं दिख रही. बट व्हाई, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय बैकग्राउंड साइड। में साउंड आ रहा है। साउंड आप में से किसी का माइक ऑन हो गया होगा, तो मुझे भी डिस्टरबेंस हो रही थी बट मैंने बोला नहीं। मेरी तरफ से तो स्क्रीन विजिबल है और सब कुछ फाइन है, आई थिंक आप देख लो, अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन, हाँ सर ठीक है सर। और माइक किसी का ऑन हो गया होगा, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम हो रही थी। सो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि आप कैसे इस इक्वेशन को याद रखोगे कि हाँ PEP से ऑक्सोलेट के टाइम पे बन रहा है, या ऑक्सोलेट से मैलेट के टाइम पे बन रहा है, या मैलेट से पायरुवेट टाइम पे बन रहा है। इसको आप याद रखिए कि ये आपके इनिशियल स्टेज होते हैं, और ये सभी आपके 4 कार्बन कंपाउंड है। इन पूरे साइकिल में यही पायरुवेट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसके बाद बनता है 3 कार्बन का, तो जहाँ कहीं पे 4 से 3 कार्बन कंपाउंड वाला स्टेज आपको दिखाई दे, उसमें आपको समझ जाना होगा कि CO2 मॉलिक्यूल क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से C4 जो साइकिल था उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं C2 साइकिल को लेकर के, जिसको कि आप फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हो, और इसको आप वेस्ट ऑफ रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे है वेस्ट ऑफ रिएक्शन, उसको आप देखिए। नॉर्मली अगर रुबिस्को जो एंजाइम होगा, अगर कार्बोजिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो ReBP से क्या बनाएगा, CO2 मॉलिक्यूल के साथ में आपको 3PCA मॉलिक्यूल बना देता है, राइट, 2 मॉलिक्यूल्स का। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब केल्विन साइकिल चलेगी। लेकिन जब ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्या करे, परफॉर्म करना शुरू कर दे, और ये ReBP के साथ में क्या करे, ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू कर दे, उस केस में क्या होगा, यही आपको यहाँ पे समझना है। तो फोटो रेस्पिरेशन, लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाए। सो ड्यू टू द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम, पहला सवाल यही आपसे पूछ लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, उसकी वजह से आपका ये C2 साइकिल चल रहा है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसी 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को चलाने के लिए
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी चलता है प्लांट में। तो ये आपका C2 साइकिल का प्रोडक्ट होता है, दैट इज अ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि C2 साइकिल का प्रोडक्ट है। मतलब यही प्रोडक्ट बन जाता है जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है और जो कि एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है। सो RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA binds with O2 to form 1 molecule of a phosphoglycerate and phosphoglycolate। मतलब बता रहा है कि जो RuBP है मीन्स सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होने के बजाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट में और एक मॉलिक्यूल किस में, फॉस्फोग्लाइकोलेट में। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट को आगे की प्रोसेस में चलाने के लिए ही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी क्या होती है, चलती है। तो C2 साइकिल में बना क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट। देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। इस पूरे प्रोसेस में ना ही कोई शुगर का सिंथेसिस होता है और ना ही ATP का होता है। रादर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। बजाय इसके ये ATP को खर्च भी करता है और CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज भी कर देता है। तो ATP के खर्च होना मतलब एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है, मतलब वेस्ट ऑफ प्रोसेस मानी जाती है। तो C2 साइकिल प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। जिस प्लांट में C2 साइकिल चल रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, लेस हो जाती है। C for plants photophosphorylation does not occur। C for plants में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं चलती है। ऐसा क्यों, आपने पीछे स्लाइड में देख लिया। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम्स एक्टिव साइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास C4 प्लांट के पास CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाए रखने का मैकेनिज्म होता है, जिससे कि वो हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही परफॉर्म करती है, ऑक्सीजन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाती। C2 साइकिल कौन कौन से सेल ऑर्गेन्स में चलेगा, ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ही ऑर्गेन्स को मिला करके आपका C2 साइकिल चलता है और ये तीनों ही ऑर्गेन्स के ही नाम आपको दिए जाते हैं। तो ऑर्डर भी आप याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट चलेगा, फिर पेरोक्सीसोम होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पे आप देखिए RuBP मतलब केल्विन साइकिल का जो सबस्ट्रेट है, अगर ये ऑक्सीजनेस से बाइंड करेगा मतलब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन के क्या है, कंपाउंड है। यही इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको आप C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ग्लाइकोलेट साइकिल भी चलती है। तो ग्लाइकोलेट जो होगा वो कहाँ पे बना आपका, दैट इज क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो जाएगा, पेरोक्सीसोम में। ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट किस में होगा, ग्लाइऑक्सिलेट में, और ग्लाइऑक्सिलेट से कन्वर्ट किस में होगा, ग्लाइसिन में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है C2 साइकिल में ग्लाइसिन का सिंथेसिस किस ऑर्गेन्स में पाया जाता है, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा पेरोक्सीसोम्स में। तो ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट से क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बना, ग्लाइसिन बना। अब ये ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन से क्या बनेगा, दैट इज द सेरीन। सिर्फ एक प्रोसेस यहाँ पे हो रही है आपको, और ये CO2 क्या होगा आपका, रिलीज हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ये सेरीन मॉलिक्यूल फिर से ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, पेरोक्सीसोम में। कन्वर्जन किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, फिर इसके बाद ग्लिसरेट में। अब ये ग्लिसरेट जा करके क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस तरीके से जो सबस्ट्रेट यूज हुआ था वो सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे फिर से क्या हुआ, रीजनरेट हो जाता है। तो ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खर्च हुए, CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हुआ। दैट्स वाई बेसिकली एक तरीके से टोटली वेस्ट प्रोसेस माना जाता है। तो C3, C4 एंड C2 साइकिल क्या है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया। कंपैरेटिव एनालिसिस भी बता दिया कि कौन सा प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है, किसमें क्या चलेगा, क्या किसमें बनेगा, क्या केल्विन साइकिल का कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ आज की क्लास में आप लोगों ने देख लिया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे PP पाथवे, जिसको कि आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का 2 पार्ट और भी बचा हुआ है। सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस से और ग्लाइकोजेनेसिस से। तो ये दोनों प्रोसेस भी कल हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है सर, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन का कंपाउंड है।